हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्यों मारने जा रही थी लारा आयशा के तमाचा, क्यों रिजाइन कर रही है कंपनी से लारा, क्यों श्वेता ने मारा सौर्य को थप्पड़। देखते हैं आज की स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आयशा थी वो अपने कपड़े पैक करी थी झांसी के जाने के लिए। न जो खुशबू थी वो बस चारपाई पे लेटे बस देख रही थी आयशा को। तो जो आयशा होती वो आधे से ज़्यादा कपड़े पैक कर चुकी थी। तो जो खुशबू होती है वो भी जल्दी से उठती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। खुशबू के कपड़े ज़्यादा इधर उधर नहीं बिक रहे थे, इसीलिए खुशबू भी जल्दी कपड़े अपने पैक कर लेती है। इधर जो आयशा होती है वो जल्दी से अपने बैग को बंद करती है और बिना कुछ कहे खुशबू से वो सीधे निकल जाती है बड़े पुरोहित की कुटिया की तरफ। इधर वो बड़े पुरोहित की कुटिया की तरफ जाती है तो देखती है कि बड़े पुरोहित ध्यान पे बैठे हुए थे। इधर वो उनका ध्यान भंग ना करके एक बाहर एक लेडीज खड़ी थी उसी के पास जाती है और कहती है, "हाँ, आंटी जी, वो हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो हमें अभी जाना होगा। अगर बड़े पुरोहित जी ध्यान से उठे तो उन्हें बता देना। और वो छोटी बच्ची स्वर्णिमा क्या हमारे साथ जाएगी?" तो जो लेडीज होती है वो कहती है, बेटा नहीं, आप लोग चले जाइए, हम उसे छोटे पंडित जी के साथ उसे भेज देंगे झांसी। अगर आप चाहें तो आप सुबह निकल सकते हैं क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। आयशा कहती है, नहीं, हम चलते हैं, अभी जाना है हमें, और आप उस बच्ची को ज़रूर भेज देना, हम उसका इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है अपना कुटिया में। ये जो खुशबू होती है वो बैग में लेकर निकल ही रही थी। ये जो आयशा होती है वो कहती है, मेरा बैग कहाँ है? आपने बताया था कि आपका बैग लाना है, आपने मुझसे कहा था कि बैग पैक करो, आपने बस इतना कहा कि चलना है कि तो चलो। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया और मैं अपना ही बैग लेकर बाहर आई हूँ, अपना खुद उठा लीजिए। आयशा मैम। इधर जो आयशा थी वो सिर्फ खुशबू की तरफ गुस्से से देख रही थी। इधर जो आयशा होती जाती है जल्दी से अपना बैग उठाकर उसे ट्रॉली बैग को घसीटते हुए ला रही थी बहुत गुस्से में। इधर वो जाती है आश्रम से बाहर अपनी कार की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। ये दोनों लोग उस कार में बैठते हैं। बाकी के आश्रम के लोग थे वो भी इन्हें छोड़ने आए थे। इधर ये दोनों लोग भी सबको बाय बोलते हैं और फिर उस हरिद्वार के आश्रम से सीधे झांसी के लिए रवाना हो लेते हैं। इधर जो खुशबू थी वो आयशा की तरफ देख रही थी। जो आयशा है वो सिर्फ बहुत तेज कार चला रही थी, बहुत तेज। उसका सिर्फ फोकस झांसी पे था कि उसे जल्दी से ही लारा के पास पहुंचना है। वो नहीं चाहती थी कि उसे संभालेगा कौन, इसीलिए आयशा को चिंता थी लारा की। अपने प्यार को उसने कभी बयां नहीं किया, पर बहुत प्यार करती थी वो लारा से। इसलिए जो आयशा है वो बहुत तेज कार चलाती जा रही थी। उसकी कार अब हवा से बातें कर रही थी। खुशबू कहती है, मैम कार थोड़ा स्लो चलाइए, आप देख नहीं रही कितना फॉग है आगे? खुशबू, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो तुम अभी उतर लो, सुबह किसी बस या किसी से और से आ जाना। मैं इतनी तेज ही कार चलाऊंगी। इधर खुशबू कुछ कहने जा रही थी पर उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर वो देखती है तो ईशानी का कॉल था। इधर वो कॉल को पिक करती है और कहती है, यस मैम। खुशबू, तुम कहाँ हो अभी? मैम वो आयशा मैम मुझे झांसी ला रही है। क्या? तुम पागल हो? अभी कितनी रात हो गई है? 11 बज रहे हैं और तुम लोग अभी निकले हो? यस मैम, वो कह रही थी कि अभी निकलना है। वैसे तो 1 बजे का कह रही थी पर जल्दी करके उन्होंने 11 बजे का ही रख लिया है। और अब ठीक है, वैसे तुम लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम और ईवा दोनों लोग जा रहे हैं कल झांसी, तो तुम लोगों को वैसे कोई आने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है, बट खास है थोड़े से तो चल रहे हैं बस। इधर खुशबू कहती, मैम मुझे नहीं पता, वो आयशा मैम जिद कर रही थी और तुरंत कार उठाई और तुरंत आ गई। मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, तुम लोग कम से कम 11 बजे तक तो पहुँच ही जाओगे कल सुबह के। मैम 11 बजे क्या, जिस स्पीड से आयशा मैम कार चला रही है मुझे लगता है हम लोग सुबह के 8-9 बजे ही पहुंच जाएंगे। वैसे तो 11 घंटे लगते हैं पर इनकी स्पीड को देख के लगता है कि हम लोग 8 ही घंटे में पहुंच जाएंगे झांसी। अच्छा ठीक है, खुशबू कॉल रखो और उससे कह दो कि कार थोड़ा धीरे चलाए। फिर जो आयशा होती है वो ये बात सुन लेती है थोड़ी सी, पर वो इग्नोर कर देती है। वो खुशबू की सारी बातें सुन रही थी।
इधर जो ईशानी होती है इतना कहकर वो सीधे फ़ोन कट कर देती है। इधर वो अपने और ईवा की फ़्लाइट की टिकट बुक करती है कल मॉर्निंग के। दूसरी तरफ जो लारा थी उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इधर जो ईशानी की दादी है वो उसे संभाल रही थी। इधर ईशानी की मॉम श्वेता भी उसे संभाल रही थी। अंगद कभी कभी लारा को देखता और कभी कभी आए हुए मेहमानों को। इधर दादी कहती है, बेटा मानती हूँ तुम्हारी मम्मी चली गई है, तुम्हें दुख है, पर बेटा अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपनी माँ के समान मान सकती है। जैसे मैं ईशानी की दादी हूँ वैसे तुम्हारी भी दादी हूँ। तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी बेटा। और तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी देख ली, वैसे तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। और बेटा जिंदगी में सबका आना जाना लगा रहता है, पर उनके जाने से हमारी जिंदगियां तो थोड़ी ना रुक जाती हैं। और तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, कम से कम अपनी नहीं तो अपने बच्चे की सोचकर रोना बंद करो बेटा। जाना था वो चला गया है। इधर जो श्वेता होती है वो भी लारा को समझा रही थी और कहती है, बेटा माँ की जगह अलग होती है, मैं जानती हूँ, पर तुम मुझे माँ समझ सकती हो। इधर जो दादी है वो श्वेता की तरफ देखती हैं, क्योंकि ईशानी की मॉम से इन बातों की उम्मीद रखना, वो भी एक गरीब के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो भी श्वेता के मुंह से, थोड़ा सा अजीब था। पर दादी को खुशी हुई थी ये वर्ड सुनकर। इधर जो श्वेता होती है वो लारा को धीरे से पकड़कर ले जाती है रूम की तरफ। इधर जो लारा थी वो रोना बंद नहीं कर रही थी। इधर जो श्वेता होती है वो धीरे धीरे उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इधर जो लारा है वो थोड़ी देर में सो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इसलिए वो सो जाती है रोते रोते ही। इधर जो श्वेता होती है वो अपनी सास यानी कि ईशानी की दादी के पास आकर बैठ जाती है। इधर जो दादी होती है उनकी नज़र जाती है कोने में, जहाँ पे चिंकी बुआ जी के फ़ोन में कुछ कर रही थी। इधर जो बुआ जी थी वो सबको नाश्ता वगैरह सब करवा रही थी, किसी को चाय पूछ रही थी, किसी को कुछ। बट इधर जो चिंकी थी वो फ़ोन पे किसी से बातें कर रही थी। जो दादी होती हैं वो उठकर जाती हैं चिंकी के पास और कहती हैं, बेटा तुम कोने में यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? चलो, पहली बात तुम्हें यहाँ बैठना नहीं चाहिए, तुम एक बच्ची हो, तुम्हें सबके पास नहीं बैठना चाहिए। तुम जाओ दूसरे कमरे में जहाँ पे लारा दीदी लेटी है, वहाँ पे तुम जाकर लेटो जाकर। इधर जो चिंकी होती है वो देखती है सर उठा के दादी की तरफ, उधर वो फ़ोन पर कहती है, तुम फ़ोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतने को जो चिंकी होती है वो फ़ोन रख देती है। इधर वो देखती है दादी की तरफ और कहती है, आपसे मतलब, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा कोना है जहाँ पे मैं बैठ कर बात करूँ। हाँ, आपसे मतलब। उधर जो दादी थी वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती, क्या हुआ है बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए, मुझसे बात मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी जगह मेरा मन, मैं कहीं पर भी बैठूं, आप कौन होती है? इतना कहकर जो चिंकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और इसका ये बिहेवियर बुआ जी देख लेती है। इधर जो दादी थी वो थोड़ा सा गुस्से और थोड़ा सा उनको अजीब फील हो रहा था, क्योंकि इस टोन में कभी किसी ने दादी से बात नहीं की। यहाँ तक ईशानी और आयशा ने भी, इतना सब कुछ हो गया, कभी भी दादी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। इधर जो बुआ जी होती है वो आती है चिंकी के सामने और कहती है, चिंकी तुमने कैसन बात की है दादी से? वो ईवा की दादी सास है बिटिया, तनी तमीज सीख लो, तुम्हारी बड़ी बहन उनके घर में रहती है। मुझे नहीं कुछ पता दादी, मैं फोन देख रही थी, वो बीच में क्यों आई? मेरा मन मैं कहीं पे बैठूं। चिंकी तुम्हारा ज्यादा हो रहा है बिटिया, कल आने दो ईवा की, तुम्हारी ये जो खाल है ना, तुम्हारी वो उतरवाई ना तो हमारा नाम भी पम्मी नहीं। और देखते हैं तुम्हारा जो एग्जाम चल रहे हैं ना बिटिया, देखते हैं कितना नंबर लाती हो, फिर तुम्हारी उसी हिसाब से खातिरदारी भी तो करेंगे। चलो जाओ कमरे में बैठो चल के, हम भी तुम्हारे पास आवत हैं। इधर जो चिंकी होती है बस घूर घूर के देख कर वहाँ से बुआ जी की तरफ से वो पास ही से निकल जाती है कमरे की तरफ। उसके हाथ में अभी भी वो फ़ोन था। इधर वो कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद करती है और बेड पे बैठ कर वो फिर से किसी से बातें करने लगती है। पर ये आर्यन नहीं था, वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। इधर जो प्रिया थी बेड पे लेट कर
वो इधर-उधर लड़कियों की फ़ोटो स्क्रॉल कर रही थी। उसमें उसके फ़ोन की गैलरी में बहुत सारी लड़कियों की पिक थी। इधर वो एक-दूसरे को ऊपर-नीचे कर रही थी। इधर वो देखती है एक पिक की तरफ जो ईशानी की थी और कहती है, लड़कियाँ तो बहुत देखी पर तुम्हारी तरह कभी नहीं देखी। काश तुम परमानेंट मेरी होती तो प्यार क्या होता है मैं तुम्हें अच्छे से बताती। तुम जब करती होगी तो कितना अच्छा लगता होगा युवा को। ये वो बहुत खुशनसीब लड़की है, वो जानती भी नहीं कि उसके हाथ क्या लगा है। इतना कहकर वो ईशानी की पिक को एक बार किस करती है। इधर फिर वो दूसरी लड़कियों की फोटो स्क्रॉल करके कहती है, लड़कियां तो इतनी सारी हैं पर तुमसे ज्यादा कोई नहीं। आई लव यू। बस एक बार चांस मिल जाए मुझे, बस एक रात के लिए। इतना कहकर वो अपने फ़ोन को साइड रखकर मुस्कुराते हुए सो जाती है। अब टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। इधर जो ईशानी थी वो फ्लाइट में बैठ चुकी थी। उसकी फ़्लाइट अब जस्ट बैंगलोर से ग्वालियर में लैंड होने वाली थी। मॉर्निंग के 10 बज रहे थे। इधर जो आयशा है वो भी झांसी पहुंच चुकी थी। उसने भी अपनी कार को लारा के घर की तरफ मोड़ लिया था। खुशबू कहती है, मैम हम लोग पहले घर चलते हैं। और ये कपड़े, हम कपड़े नहीं चेंज करने वाले, हम इन्हीं कपड़ों में सीधे अभी इसी वक्त हम लोग लारा के घर जा रहे हैं। इधर खुशबू को थोड़ा खराब लगता है कि पत्नी के होते हुए अगर कोई दूसरी लड़की के बारे में सोचे तो खराब लगता है। इसलिए जो खुशबू थी उसको खराब लग रहा था, पर वो एक बात से बिल्कुल निश्चिंत थी कि लारा के दिल में कुछ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो लारा को जानती थी कि वो स्ट्रेट है और लारा जैसी ईमानदार बंदी को उसको पहचानने की परख थी। इसलिए जो खुशबू होती है वो लारा को लेकर रिलैक्स थी। आयशा कहती है, अगर तुम्हें उतरना है तो तुम उतर लो ही, ठीक है। फिर ये मत कहना कि मैंने चांस नहीं दिया। तुम यहाँ से सीधे घर जा सकती हो, पर मुझे लारा के ही घर जाना है। अगर आप जा रही हैं आयशा मैम तो मैं भी चलती हूँ। वैसे भी ईशानी मैम और ईवा मैम और दादी वहीं हैं तो मुझे भी वहीं चलना है। जो बस आयशा होती है वो सब कार चलाने पे ध्यान देती है। वो खुशबू से अब कोई भी बात नहीं करती। इधर घर में लारा अपनी मम्मी की लाश के सामने बैठी हुई थी। इधर दादी और श्वेता उसे फिर से संभालने लगते हैं। इधर जो अंगद था वो भी उसके पास बैठकर उसे संभाला था और उसकी मम्मी की अंतिम क्रिया की तैयारियां भी कर रहा था साथ में। इधर अंगद को बाहर दो कार रुकने की आवाज़ आती है। वो ध्यान से दरवाजे की तरफ देखता है तो दो ब्लैक कलर की कार थी। इधर वो जो अंगद होता है वो उठता है, बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर वो देखता है तो ये और कोई नहीं, शौर्य और अंकित थे। इधर अंगद उन दोनों के पास जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम हमारे दोस्त हो। मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो, तुम हमारे दोस्त हुए ना। हाँ सॉरी सॉरी, तुम्हारे दोस्त कहाँ, तुम तो हमारे नीचे काम करने वाले कुत्ते हो, कुत्ते। और तुम जो अपने न्यूज़ चैनल के बल पे इतना उछलते थे ना, तुम उसके मामूली से एम्प्लॉय हो। और ना, तुम्हारी कोई भी क्लिप न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी, समझ रहे हो। देखिए आप लोग यहाँ से निकलिए, यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है तो यहाँ अभी तमाशा मत करिए। ओ सुना है हमने कि तुम्हारी सास नर्क सिधार गई। तो जो सॉरी होता है वो भी मुस्कुराता है और कहता है, अंकित सही कह रहे हैं तुम लोग। हाँ सॉरी सॉरी यार, तुम तो स्वर्ग जाने वाले हो ना। हाँ, और तुम्हारी सास तो स्वर्ग ही जाएगी क्योंकि ये लोग अच्छे कर्म करते हैं अंकित, हम लोगों के जैसे बुरे नहीं है। तो हमने सोचा कि तुम्हारी सास के ऊपर थोड़े से फूल वरमाला हम भी चढ़ा दें तो पता हम हमें भी पुण्य मिल जाए और हम भी स्वर्ग में आ जाए। देखिए आप लोग निकलिए यहाँ से, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए आज के दिन। नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा बे, क्या कर लेगा। अगर चाहूँ ना तो ये घर भी अभी खरीद सकता हूँ मैं। जो सौर्य होता है वो देखता है अंकित की तरफ और कहता है, नहीं जाएंगे यहाँ से, बाहर ही इंतज़ार करेंगे। जो सौर्य होता है और अंकित होता है वो लोग बाहर ही अपनी कार पे बैठ जाते हैं। ये दोनों लोग बस आती जाती महिलाओं के ऊपर, आई मीन लड़कियों के ऊपर बस
नज़र रख रहे थे। बस उनको देखते, जो लोग लारा की मम्मी को देखने आ रहे थे, बस उनकी तरफ देखते जा रहे थे। इधर शौर्य और अंकित अब देखते हैं लारा के घर की तरफ, जिसमें से अब सबको बाहर निकाल कर ले जा रहे थे। जो अंगद है और कुछ लोग और थे जो इस सबको बाहर ले जा रहे थे। इधर जो लारा थी वो बस रोए जा रही थी, चीख चीख कर वो रो रही थी। और इधर दादी और श्वेता ने उसे पकड़ा था। इधर जो अंगद और बाकी के लोग होते हैं वो सबको अब वहाँ से लिए चले जाते हैं। इधर जो लारा थी वो ज़मीन पर बैठ के रोने लगती है। इधर जो दादी और श्वेता होती है वो और बुआ जी उसे अंदर उठा कर ले जाती हैं। इधर अंकित और सौर्य कार पे बैठे ये सब नज़ारा देख रहे थे। अंकित कहता है, क्यों, तुम्हारी दोनों बहनें और तुम्हारी दोनों भाभियाँ नहीं दिख रही? ना ही वो खुशबू दिख रही है, ना ही आयशा और ईशानी, और ईवा तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि ईवा तो लारा की बेस्ट फ्रेंड थी। कहाँ है वो, दिखे नहीं? सौर्य कहता है, अरे मैं भी तो उसे ही देखने आया हूँ। हाँ आई नहीं अब तक, आ जाना चाहिए था, पर आने में टाइम लगता है ना बैंगलोर से। मैंने टाइम देखा था, फ्लाइट का टाइम तो कब का हो चुका है, बस ग्वालियर से आ ही रहे होंगे। क्यों चिंता करते हो, अभी दर्शन करने को मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। अंकित कहता है, सब्र का छोड़ो, अगर ईशानी की नज़र में आ गए तो कब्र में पहुंच जाएंगे, इसलिए थोड़ा संभल कर। और तुम तो जानते हो प्रताप अंकल तुम्हारा क्या करेंगे, तो कुछ भी करने से 1000 बार सोचना। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो अंकित भैया, मैं सब संभाल लूँगा। इतना सॉरी कह ही रहा था, तभी वहाँ पे एक कार रुकती है आकर। उसमें से नंदिनी उतरती है। जो सौर्य होता है वो उतरता है, जल्दी से और सीधे जाता है अपनी मम्मी के पास और उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। जो नंदिनी होती है वो सीधे शौर्य को उठाकर गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम भी आए हो यहाँ? मम्मी हाँ, वो अंगद को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, तो उसकी सास की डेड हुई तो मुझे भी तो आना था ना मम्मा। आपका प्यारा बेटा। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो नंदिनी को फिर से गले लगा लेता है। इधर तभी पीछे आयशा और खुशबू की भी कार रुकती है आकर। उधर जो आयशा है वो जल्दी से उतरती है और सीधे लारा के घर की तरफ जाने लगती है। इधर नंदिनी कहती है, आयशा। इधर आयशा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हाँ मम्मा, आप कुछ कह रहे थे? और सॉरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आयशा दीदी, मैं अंगद के लिए आया था। अंगद मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया ना, तो मैं उससे मिलने आया था। अंगद और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? बेटा आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन शौर्य के घर पे रुका हूँ जाकर। कैसी बातें कर रही हो मम्मा आप, वो आपका भी घर है और मुझे बहुत खुशी होगी और पापा भी बहुत खुश होंगे कि आप घर आ रही हो। चलिए मम्मी। बेटा अभी नहीं, अभी लारा को ज़रूरत है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। ठीक है मम्मी, मैं तब तक आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो जाता है अपनी कार पर बैठ जाता है जाकर। जो खुशबू थी वो शौर्य की तरफ बस गुस्से की नज़रों से देख रही थी। जो आयशा थी वो सीधे अंदर चली जाती है। फिर उसके पीछे नंदिनी और खुशबू दोनों लोग चले जाते हैं। जो आयशा थी वो जल्दी से जाती है अंदर और देख रही थी इधर उधर लारा को। तो जो लारा थी उसे दादी और श्वेता ने संभाला था। बुआ जी उसे पानी पिला रही थी। जो आयशा वो जल्दी से जाती है और लारा के सामने बैठ जाती है जाकर और कहती, डोंट वरी, हम है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे ही लारा आयशा की वॉइस सुनती है वो अपनी नज़रों को ऊपर उठाती है और देखती है लारा की, आई मीन आयशा की तरफ। पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस गुस्से से देखती है कम से कम 30 सेकेंड तक आयशा को, पर वो कुछ नहीं बोलती। नंदिनी देखती है दादी की तरफ और कहती है, मम्मी जी आप घर जाकर आराम कर लीजिए जाकर, वैसे भी आप कल रात से यहाँ बैठी हुई हैं, जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी और मैं यहीं से ही सौर्य के वहाँ चली जाऊँगी। जेठानी जी आप वहाँ रहेंगी जाकर? क्यों, आपके और जेठ जी के बीच में सब सही हो गया? सब सही नहीं हुआ है श्वेता, पर जल्दी सब सही हो जाएगा। जो दादी होती है वो खड़ी होती है और कहती है, ठीक है हम चलते हैं, पर जल्दी मुलाकात होगी। ना कि जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो आयशा होती है वो सीधे आती है और जहाँ पे दादी बैठी होती है आयशा के पास, आई मीन लारा के पास में, इधर वही जगह कवर कर लेती है आयशा। इधर जो आयशा होती है वो
लारा के शोल्डर पे हाथ रखती है। जो लारा थी बहुत गुस्से से देखती है आयशा की तरफ। इधर आयशा कहती है, डोंट वरी लारा, सब सही हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता सकती हो। माँ की कमी नहीं पूरी कर सकती पर हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी। पर प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो, तुम्हारे बेबी पे असर जाएगा। तो जो लारा होती है वो सीधे आयशा का हाथ उसके शोल्डर पे, अपने शोल्डर पे से हटवा देती है और कहती है, तुम मुझसे दूर रहो आयशा, दूर रहो मुझसे। इधर जो खुशबू थी वो दूर से खड़ी होकर ये नज़ारा देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं खुशी मिल रही थी कि जैसे वर्ड आयशा मैम मेरे लिए यूज़ करती है, जस्ट सेम वैसे वर्ड लारा आयशा मैम के लिए यूज़ कर रही है। आयशा कहती, क्या हुआ, मैं जानती हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ तुम रोना बंद करो लारा, रोना बंद करो, बेबी पे असर जाएगा। अभी अंगद आता होगा, तुम्हारा ध्यान रखिएगा वो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि चलो तुम तब तक कपूर मैंसन में रहो चलकर, अगर तुम्हें अकेला फील हो रहा है तो। जो लारा होती है वो सीधे उठ जाती है उस सोफे पे से और देखती है श्वेता आंटी की तरफ और कहती है, आंटी जी मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ बेटा तुम जाओ आराम करो जाकर, हम लोग हैं यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, तुम्हारे कमरे के बाहर। तुम्हारा अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। इतना कहती हैं जैसे इधर जो लारा होती है अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो श्वेता होती है वो खड़ी होती है और देखती है बुआ जी की तरफ और कहती है, मम्मी जी हम लोग खाना बनाते हैं। इधर बुआ जी कहती है, अरे आप लोग कैसे खाना बनाएंगे, आप लोग तो घर में काम भी नहीं करते हैं, यहाँ कैसे करेंगे। आप चिंता ना करो, हम यहाँ सारा खाना बना ही लेंगे। श्वेता कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। जेठानी जी क्या आप भी हमारी थोड़ी मदद करेंगी चलकर। खुशबू बेटा क्या तुम हमारी खाना बनाने में सहायता करोगी। जी श्वेता मैम मैं आपकी हेल्प करती हूँ चलकर। इधर जो श्वेता नंदिनी और बुआ जी होती हैं ये लोग किचन में चले जाते हैं। इधर जो आयशा होती है वो जाती है सीधे लारा के रूम के बाहर। इधर वो धीरे से नॉक करती है। इधर जो लारा होती है वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और कहती है, कौन। जैसे ही वो आयशा को देखती है वो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, मैंने कहा था ना मुझे कुछ देर आराम करना है, तो आप जाइए यहाँ से आयशा मैम। तो जो आयशा होती है धीरे से दरवाजे पे हाथ रखती है और कहती है, पहले लारा मुझे अंदर तो आने दो। नहीं, मैंने कहा ना आप बाहर जाइए। इधर जो आयशा होती है वो फिर से कहती है, प्लीज़ मुझे बात करनी है तुमसे। बट मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी आयशा मैम, आप जाइए यहाँ से। पहले तुम मुझे ये आयशा मैम मैम कहना बंद करो। जब तुम सेक्रेटरी थी भी नहीं ऑफिस की तब से, उससे पहले मैं तुमको जानती हूँ, तो तुम आयशा कहा करो। ये मैम तुम्हें मुझसे अच्छा नहीं लगता है। लारा कहती है, देखिए आयशा मैम आप मेरी बॉस हैं तो मुझे आयशा मैम कहना होगा, प्लीज़ जाइए यहाँ से। लारा प्लीज़ मुझे बात करनी है, अंदर आने दो। इतना कि वो थोड़ा सा पुश करती है दरवाजे को और सीधे अंदर आ जाती है और इधर वो बैठती है जाकर और कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लारा। आयशा मैम आप कमरे से निकलिए। लारा मैं तुमसे बस एक बात कहने वाली हूँ। मुझे पता चला है कि शौर्य ने मतलब मेरे भाई ने अंगद को मारा है, उसके बहुत चोटें आई हैं, मुझे पता चला है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। आयशा मैम मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। पहली बात तो मैंने कहा ना तो मुझे मैम मत कहा करो, आयशा कहा करो, हम लोग पहले फ्रेंड्स रह चुके हैं। लारा लारा बस गुस्से से देखती है आयशा की तरफ और कहती है, मैंने कहा ना आप जाइए, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। फिर जो आयशा होती है वो खड़ी होती है और धीरे से जाती है लारा के पास, उसके एक शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, आई नो तुम डिस्टर्ब हो थोड़ी सी, मैं जानती हूँ माँ जाने का दुख क्या होता है लारा। तो जो लारा है वो देखती है अपने शोल्डर पे आयशा का हाथ, उसकी नज़रें बस शोल्डर पे आयशा के रखे गए हाथ पे जाती हैं। जो जो लारा होती है वो सीधे तमाचा मारने वाली थी आयशा के, पर वो बीच में ही अपना हाथ रोक लेती है और कहती है, देखिए आयशा आप हाथ हटाइए, पहले तुम हाथ हटाओ आयशा। तो जो आयशा थी वो शॉक्ड होकर देखती है लारा की तरफ और
कुछ नहीं कहती। मतलब लारा कहती, क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी? मुझे तुम्हारे कैबिन के ड्रॉवर में मेरा स्केच मिला, और वो शायरी भी। पर पता है ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा आयशा? मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर सही है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की है। पर पता है, अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी लाइफ में सिर्फ मैं और अंगद खुश हैं। और मैं जानती हूँ तुम्हारा खानदान का बैकग्राउंड कैसा है। ईशानी को ईवा पसंद आई, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली। तुम्हारे भाई को एक प्रॉपर्टी पसंद आई, तो उसके लिए किसी की जान की परवाह नहीं है उसको। उसके लिए सिर्फ ज़मीन इम्पॉर्टेंट है, किसी इंसान की जान नहीं है। और इसलिए मैं अब तुम लोगों से दूर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर रही हूँ। तभी मैं सोचूं कि उस दिन तुम अपनी शादी से क्यों भागी थी। रीज़न यही था कि तुम मुझसे प्यार करती थी। इधर आयशा कहती है, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। मैं तुम्हें प्रपोज करने आई थी जब तुम एनजीओ में ईवा के साथ बैठी थी, पर तुमने बता दिया कि तुम्हारा फियांसे है, तो मैंने उसके बारे में उसके बाद कभी नहीं सोचा। और तुम कंपनी से रिजाइन करने रहने दो ना। मेरी तरफ से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं मिलेगी लारा। तुम इसके लिए अपनी नौकरी मत छोड़ो। देखो आयशा, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, और मैं कपूर खानदान की जिद का शिकार नहीं बन सकती। जैसे ईशानी का दिमाग फिर गया और तुम्हारे भाई का फिर गया, वैसे पता तुम्हारा भी कुछ हो जाए। और तुम अभी खुशबू को अपनी पत्नी नहीं मानती हो, पता तुम्हारे दिमाग में भी कुछ चल रहा हो। और मैं किसी की जिद के कारण अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। इधर आयशा कहती है, तुम्हारा डर सही है, तुम्हारा डर सही है लारा, पर तुम मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं पाओगी। हम जस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे। फ्रेंड्स कभी पॉसिबल नहीं हो सकता आयशा। और तुम आयशा यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे और अंगद की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। और मेरा रेजिग्नेशन लेटर कल ऑफिस पहुँच जाएगा। देखो लारा, तुम रिज़ाइन नहीं कर सकती। तुम्हें इस जॉब की नीड है, मुझे नीड है। नीड मुझे है, आपको नहीं। मैं अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, अपना खर्चा सब मैनेज कर सकती हूँ। आप चाहिए यहाँ से, वरना मैं अभी बाहर से लोगों को बुला दूँगी। आयशा कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। पर जो आयशा होती है वो वहाँ से उस रूम से चली जाती है, पर वो घर से नहीं जाती। दूसरी तरफ ईवा और ईशानी की भी कार लारा के घर के सामने रुकती है आकर। मुझे जो बॉडी गार्ड थे वो ईशानी के कार का दरवाज़ा खोलता है। मुझे जो अंकित था वो बाहर ही खड़ा था। और जैसे ही वो ईवा को कार से उतरते हुए देखता है, ईवा तो पहले से ही थी खूबसूरत, बट अब ईशानी के अमीरी का तड़का भी लग चुका था। अब अमीरों का रहन सहन भी ईवा पे था, इसीलिए जो ईवा थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस साड़ी में। और अंकित का दिल तो बस बाहर आने को तैयार था। वो एक टक बस ईवा को देखे जा रहा था। ईवा की वो कमर, और ईवा की वो नेक, ईवा की वो जॉ लाइन, और ईवा की पिंक लिप्स, और उसकी वो आंखें, और उसके वो रेशमी बाल, और उसकी वो नागिन जैसी चाल। वाह! इधर जो अंकित था वो तो बस ईवा को ही देख रहा था। इधर जो सौर्य होता है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और जैसे ही वो ईवा की तरफ नज़र डालता है, बाय गॉड उसके हाथ से फ़ोन ज़मीन पे गिर जाता है। इधर जो ईशानी थी वो बॉडीगार्ड से कुछ बात कर रही थी। उसने अभी तक अंकित और सौर्य को नहीं देखा था। इधर जो ईवा होती है वो देखती तो है अंकित की तरफ और शौर्य की तरफ, पर बिना कुछ बोले इन दोनों से वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। इधर वो जैसे घर के अंदर जाती है, वो देखती है किचन की तरफ, तो उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। इधर वो जाती है किचन की तरफ, तो उसमें श्वेता, नंदिनी, बुआ जी और खुशबू भी थे। इधर ईवा कहती है, बुआ जी लारा कहाँ है? बुआ जी कहती है, बेटा वो अपने कमरा में होगी, तुम जाओ और बेटा खाना तैयार हो गया, उसको बुलाकर बाहर एक को 2 रोटी खिला दो आकर। उसके बच्चे का सवाल है बेटा, वो माँ बनने वाली है।
कम से कम अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल तो उसे रखना ही होगा। जी बुआ जी, मैं अभी उसको लाती हूँ जाकर। इतना कहकर जो ईवा होती है वो चली जाती है लारा के रूम की तरफ। इधर वो जाती है और धीरे से उसका दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि लारा अभी भी रो रही थी। इधर वो जाती है और सीधे लारा के पास बैठते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। जो लारा थी वो पीछे मुड़कर देखती है और सीधे ईवा को गले लगा लेती है। उधर वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, देखो ना ईवा, मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। ईवा कहती है, कोई बात नहीं है, चलो, बुआ जी तुम्हें बाहर बुला रही है और तुम अपनी तरफ नहीं कम से कम अपने बच्चे की तरफ देखो लारा, और चलो खाना खा लो चलकर। खुद के लिए नहीं तो अंगद भैया और इस छोटे से नन्ही जान के लिए खा लो। चलो बाहर चलो हमारे साथ, और डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। इतना पक कहकर जो युवा होती है वो लारा को धीरे से पकड़कर लाती है और डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। इधर जो नंदिनी, श्वेता, बुआ जी, इवन चिंकी भी आकर बैठ जाती है। इधर वो फ़ोन को साइड रख देती कि क्योंकि सामने युवा बैठी थी। इधर जो ईशानी होती है वो भी बाहर से आ जाती है। उसने अंकित और सौर्य को देखा था, पर वो कोई यहाँ बखेड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उधर वो आयशा से कहती है, आयशा दादी नहीं दिख रही है। वो इधर श्वेता कहती है, बेटा वो अभी अभी घर मैंने भेज दिया, काफ़ी देर से शाम तक जग रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि आराम कर ली जाकर। आपने ठीक किया मम्मी। और लारा, अगर तुम छुट्टी लेना चाहो कुछ दिन की तो ऑफिस से ले सकती हो, तुम्हारी सैलरी नहीं कट होगी। इधर लारा कहती है, एक्चुअली मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ ईशानी मैम। क्या? तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहती हो? तुम्हें जितने महीने की छुट्टी लेनी हो तुम ले सकती हो, तुम घर से काम कर सकती हो। नहीं वो ईशानी मैम, मुझे रिज़ाइन ही करना है। बट लारा क्यों? ईवा कहती है, अगर उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए ना। ईशानी कहती है, ठीक है चलो। और लारा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ज़रूरत है, कोई भी हेल्प है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है। इधर जो लारा होती है वो धीरे से अपना हाँ में सिर हिलाती है। जो आयशा और खुशबू हो रहे थे वो देख रहे थे ईवा और लारा की तरफ। इधर नंदिनी कहती है, श्वेता मैं ज़रा सौर्य को बाहर से बुला कर लाती हूँ, वो भी कब से बाहर ही खड़ा है। श्वेता कहती है, यहाँ क्यों जेठानी जी, आप उनसे कहिए ना चले जाए। कैसी बातें कर रही हो, हम उन्हें अंदर लेकर आते हैं। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो चली जाती है बाहर। इधर वो शौर्य को बुलाती है, वो अंकित को नहीं पूछती, सीधे शौर्य को अंदर लाती है। इधर जो शौर्य है वो ईवा की तरफ देख रहा था। इधर वो चेयर को पुल करता है और बैठ जाता है ईवा के सामने, और उसी के जस्ट मिडल में बैठी थी ईशानी। नंदिनी कहती है, बेटा सॉरी, और सब लोग खाना खाना चालू करो। इधर जो सब लोग होते हैं वो खाना खा रहे थे। इधर ईशानी कहती है, क्या बात है सॉरी, आजकल मेरे मना करने के बाद भी तुम कंपनी खोलने जा रहे हो, वैसे वही जगह पे जहाँ पे वो बस्ती वाले रह रहे हैं। सुना है कल उन्हें तुमने उन्हें धमकाया था। ऐसी कोई बात नहीं है ईशानी दीदी, मम्मी आप तो जानते थे ना। इधर नंदिनी कहती है, ईशानी हम इस बारे में बाद में बात करें बेटा। इधर जो ईशानी वो देखती है अपनी ताई जी की तरफ और अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ये लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद इन लोगों का खाना हो जाता है। इधर जो सब लोग होते हैं वो हैंड वॉश करने चले जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो आयशा से कुछ बातें करने लगती है। इधर जो लारा होती है उसको खुशबू कमरे के अंदर ले गई थी। इधर नंदिनी और श्वेता वो साइड में खड़ी कुछ बातें कर रही थी। बुआ जी चिंकी को लेकर रूम में गई थी। इधर जो युवा थी वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर टॉवेल से अपना हाथ पोंछ रही थी। इधर सौर्य उसके पास आता है और कहता है, युवा भाभी जी नमस्ते। इधर जो युवा है वो देखती है शौर्य की तरफ और कुछ रिप्लाई नहीं करती। इधर शौर्य कहता है, अरे देवर हैं आपके, थोड़ा हम पे भी नज़र डाल दीजिए। वैसे उस ईशानी में ना आपने क्या देखा,
क्या जादू किया है ईशानी पे जो आपके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के घूमती है? सुना है आपने आयशा दीदी को भगाया और तब भी ईशानी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। ओह सॉरी सॉरी, ईशानी दीदी कहना पड़ेगा ना। हाँ, ईशानी दीदी ने कुछ नहीं किया। ईवा भाभी जी, कुछ ऐसा जादू हम पे भी तो चला दीजिए कि हम आपके प्यार में डूब जाएं। वैसे भी आपको देखते ही डूबने का मन करता है, पर थोड़ा हमें भी टाइम दीजिए ईवा भाभी जी। इधर जो ईवा होती है उसको बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। इधर जो ईवा थी वो अपना हाथ तमाचा मारने के लिए उठाती है, तभी सौर्य के गाल पे तमाचा पड़ता है। बट ये तमाचा ईवा ने नहीं मारा था, ये तमाचा मारा था श्वेता ने। और कहती है, तमीज है कि भाभी माँ समान होती है, पर तुमसे तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। बेहया कहीं का, कम से कम लड़कियों की तो इज्जत कर लो, तुम्हारी दो बहनें हैं तुमसे बड़ी। जो शौर्य होता है वो बस गुस्से से देख रहा था, अपने गालों पे हाथ रखा हुआ था उसने। इधर जो नंदिनी होती है वो ये देख लेती है और आती है श्वेता के पास और कहती है, ये क्या कर दिया तुमने श्वेता? कुछ नहीं जिठानी जी, आप अपने सुपुत्र के कर्म ही देख लीजिए, ये कैसे बात करते हैं उसे ये तक नहीं पता है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज की बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, एक्चुअली पास में ही कहीं 2-3 घर छोड़ के आखंड हो रही है और कुत्ते भी आज की स्टोरी में खूब रोए। आई डोंट नो क्यों रोए, बट उनकी कमी भी पूरी हो चुकी है। सो हाँ, रात के 1 बज रहे हैं, मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो भी कार में बैठ के, तो एक लाइक अपने होने वाली गर्लफ्रेंड के नाम पे दे देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।